हाँ जी, स्वागत है आप सभी का सेरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन दिसंबर महीने का करंट अफेयर जो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दिसंबर महीने का करंट अफेयर के लिए मुझे जितनी डांट पड़ी है आप लोगों से, उतनी मुझे लग रहा है किसी महीने के लिए नहीं पड़ी होगी। पर कोई बात नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि हम लास्ट के अंदर सब लोगों को एकदम राजी रखते हैं। कारण इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में जो है, जिस दिन आप जाओ उस दिन जो आपके लिए बहुत एकदम सारी चीज़ें याद हो, है ना, तो वो करवा देते हैं। चीज़ें थोड़ा सा कई बार लेट हो जाते हैं, पर चलो कोई ना, अपन जो है पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे। चलो भाई, तो हम बात कर रहे थे दिसंबर के करंट अफेयर की। दिसंबर के करंट अफेयर के अंदर जो है हम टैग पढ़ चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल वाले पोर्शन के अंदर क्या है कि चीज़ों को आजकल काफ़ी डिटेल में पूछना भी शुरू कर दिया। मतलब वैसे तो आरपीसी ने हर एक के अंदर ये काम कर दिया, थोड़ी सी अजीबोगरीब टाइप की चीज़ें पूछनी शुरू कर दी है। जैसे कि कौन सा एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भारत के किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार समझौता हुआ, तो उसमें किसमें कितनी कौन सी वस्तु के लिए 70% 0% किया, वो तक पूछ लिया। तो अब है तो अजीबोगरीबी बात, पर करें क्या, पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो चलो भाई पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी कुछ देशों की विदेश यात्राएं हुई। ठीक है ना, एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक विदेश यात्रा उन्होंने की जॉर्डन की। भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कुछ देशों की यात्राएं की, उसमें से एक देश है जिसकी यात्रा की वो है जॉर्डन, एक देश है जिसकी यात्रा की वो है आपके इथोपिया, और एक देश जो कि आपके है ओमान, ना, जो कि कौन सा है, ओमान। यदि अपन वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके जो सऊदी अरेबिया वाला एरिया है ना, यहाँ पर, अरे यार बहुत ही ज़्यादा गलत बन गए, काम करें क्या, मैप में निकाल लेते हैं। वैसे तो देखो यार, आप कहोगे क्या इसको आप दिखा रहे हो, कहाँ है वर्ल्ड मैप, कहाँ निकलता है, इसमें आता है, छोड़ेंगे गूगल मैप, एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो तीन देशों की यात्रा पर गए, और वो तीन देश जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वो गए ओमान। सबसे पहले कहाँ गए, मतलब ओमान। उसके बाद में जॉर्डन, और उसके बाद में इथोपिया। ठीक है, तो तीन देशों की यात्रा पर गए, कौन कौन से, ओमान, जॉर्डन और इथोपिया, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जो वो जो तीन देशों की यात्रा पर गए तो वहां पर क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में अपन जो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉर्डन की यात्रा पर। जॉर्डन की जब यात्रा की तो वहां पर एक किंगडम है, जैसे आपके यूएई जो है, जिसको आप ज़्यादातर दुबई के नाम से जानते हैं, हालांकि उसका पूरा नाम संयुक्त अरब अमीरात है, लेकिन हम दुबई को कई बार तो भूल ही जाते हैं कि दुबई कोई देश नहीं है, दुबई एक शहर का नाम है। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर 7 किंगडम है, तो उसके एक किंगडम में से एक दुबई है, शारजा है ना। तो उसी तरीके से जॉर्डन के अंदर भी कई सारे जो किंगडम है, उसमें से एक किंगडम है आपके जिसका नाम है हैशेमाइट किंगडम। कौन है, हैशेमाइट किंगडम। तो हैशेमाइट किंगडम के जो आपके हेड हैं, यानी कि राजा हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला सेकंड। तो भारतीय प्रधानमंत्री जब जॉर्डन में गए तो ये हैशेमाइट किंगडम में गए, तो ऐसे याद रख लेना, जॉर्डन हंसते हंसते गए। जॉर्डन जो क्या हंसते हंसते गए, तो हैशेमाइट किंगडम में वहां पर गए। क्यों गए, तो भारत और जॉर्डन की जो आपके स्ट्रेटेजिक या जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना। क्योंकि भारत के अधिकतर देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो 75 वर्ष हो रहे हैं, तो उसी के अराउंड जो जॉर्डन के साथ में भी हमारे अच्छे संबंध जो वो हो गए थे शुरुआत से। एक्चुअल में जॉर्डन का मामला ये भी था कि शुरुआती वर्षों में अपन देखें तो भारत इसराइल का साथ दे या ना दे, उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज था। इसराइल के ही पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है जॉर्डन, जहाँ पर की मुस्लिम आबादी रहती है, तो भारत इसको लेकर कंफ्यूजन में था। तो हमने जो जॉर्डन के साथ उसी समय से रिलेशन बना रखे हैं, लगभग 1951 से। तो भारत और जॉर्डन के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 75 वर्ष पूरे हो गए। वहाँ पर जॉर्डन के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है जफर हुसैन। ये भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य रूप से हैशमाइट किंगडम में गए, जहाँ पर जो राजा हैं उनका नाम है अब्दुल्ला सेकंड। ठीक है, ये भारतीय जो प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पर खूब सारे एग्रीमेंट वगैरह करके आए हैं। मुख्य रूप से हम इनके एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एक तो एग्रीमेंट किया है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी पर, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे।
देखो अब ये जो एग्रीमेंट होते हैं इसके पर्टिकुलर डिटेल बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की जाती है। जब भी समझौते होते हैं, एमओयू होते हैं, हम एग्रीमेंट की बजाय कहेंगे एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक किसी भी समझौते का शुरुआती रूप है, जिसमें पक्का जो है तय नहीं हुआ है या फिर कि हम डिटेल जो तय नहीं हुई है, उसका केवल शुरुआती रूप होता है। उसका जो शुरुआती रूप है वो किसको लेकर हुआ है? एक तो नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर। एक काम करता हूँ मैं साथ के साथ हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ आपको, वरना अधिकतर लोग कहेंगे सर ये मामला क्या कर दिया आपने। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जॉर्डन की यात्रा के बारे में कि एक तो क्या कौन कौन से प्रमुख समझौता ज्ञापन क्या रहे। एक तो रहा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग किया जाएगा। भारत और जॉर्डन जो वो टेक्निकल कोऑपरेशन करेंगे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। एक तो मैं बता दूं मेरा जो गला है वो एक तरीके से चौक हो रखा है, क्योंकि जो रिवीजन जो क्लासेस होती है उसमें जब 5-5 घंटे जब बोलते हैं और इतनी एनर्जी के साथ और इतने लगातार भी एक तरीके से बिना सांस लिए बोलते हैं, तो गले के ऊपर एक तरीके से प्रेशर पड़ता है। तो उसी कारण जो वो गला थोड़ा सा चौक हो चुका है। थोड़ा हम आराम दे रहे हैं गले को, 1-2 दिन क्लास भी जो वो रोकी है। लेकिन दिसंबर महीने का करंट अफेयर काफ़ी पेंडिंग था, काफ़ी कॉल्स आ रहे थे, इसलिए मुझे ये अभी लेना पड़ रहा है। ठीक है, चलो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, उसके अलावा और किस में, तो वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन के बीच में। और एक हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है एलोरा। उसी तरीके से जॉर्डन के अंदर भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है पेट्रा। क्या नाम है? पेट्रा। तो इन दोनों के बीच में ट्विनिंग सिस्टम, देखो ट्विनिंग सिस्टम क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं तो दोनों देशों की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उनके बीच में एक दूसरे के बीच में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता करके आ जाते हैं। जापान के साथ जब गए थे तो वहां पर ट्विन सिटी का नाम दे दिया, या फिर जुड़वा बहनों का नाम दे दिया, या सिस्टर स्टेट का नाम दे दिया, या सिस्टर सिटी का नाम दे दिया। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दे देते हैं, कहीं पर सिस्टर सिटी बोल दिया, कहीं पर ट्विन सिस्टर बोल दिया, कहीं पर सिस्टर स्टेट बोल दिया। उसी तरीके से यहाँ पर ट्विनिंग एग्रीमेंट एक्चुअल में कुछ नहीं है, मतलब दोनों एक तरीके से जुड़वा के रूप में, कि जैसे हमारे यहाँ पर एलोरा फेमस है उसी तरीके से वहाँ पर पेट्रा फेमस है। तो दोनों के बीच में सहयोग यदि बढ़ेगा तो टूरिज्म जो वो बढ़ेगा। ठीक है ना। वर्ष 2025 से 29 के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल जो एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देंगे, और डिजिटल जो है आपके ट्रांजेक्शन्स को जो यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल जो रूपांतरण है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 5 बातें बताई गई हैं, इनमें से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया ले लो क्या क्या है। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉर्डन में कौन गए? भारत के प्रधानमंत्री गए, पहली बात। इंडिया और जॉर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशन के कितने वर्ष पूरे हो गए? 75 वर्ष पूरे हो गए। जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है? जफर हुसैन है। कौन कौन से मुद्दों पर समझौता हुआ? एक तो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें तकनीकी क्षेत्र में, एक आ गया जल संसाधन में, एक आ गया यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पेट्रा और एलोरा, तो उनके बीच ट्रेनिंग एग्रीमेंट, और कल्चरल एक्सचेंज को लेकर 25 से 29 के बीच में, और दोनों देशों के बीच डिजिटल सॉल्यूशन को भी बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल सॉल्यूशन को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके नोट्स में लिखी नहीं हुई है उसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं क्लास लेने आता हूँ तो 2-4 बातें एक्स्ट्रा बताने का मन करता है कि बाय चांस आरपीएससी इस प्रकार से भी यदि पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। एक बार सुन, यदि मैं सारी चीज़ें नोट्स में लिख दूं तो आप लोग वैसे ही घबरा जाओगे, इसलिए यदि एक बार सुन रखा होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। आप वहीं पर कहीं पर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। किससे मिले? तो हैशमाइट किंगडम जो है वहाँ के जो राजा हैं उनसे मिले। और एक और, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट्स में भी होना चाहिए था, इसको जरूर लिख लेना। इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम जो मीटिंग है उसके अंदर भाग लिया। किसके अंदर भाग लिया? भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम जो मीटिंग है उसके अंदर भाग लिया। इसके साथ साथ एक और मुद्दे पर भी चर्चा हुई, वो था ये कि विदेश मंत्रियों की, भारत और जॉर्डन के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में भी मीटिंग होती है। और जो चौथी मीटिंग है इनकी अम्मान के अंदर, जॉर्डन में एक जगह पड़ती है अम्मान, तो अम्मान के अंदर ये मीटिंग हुई थी अप्रैल में। कब हुई थी? अप्रैल 2025 में। चौथी भारत और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों के बीच अम्मान में मीटिंग हुई थी। अब मतलब वहां पर जब बातचीत चली तो ये कहा गया कि अगली जो मीटिंग है वो नई दिल्ली में होगी। अगली जो मीटिंग है वो कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हमने पढ़ी जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन में कहाँ जाके आए? हैशमाइट किंगडम में। किससे मिले? अब्दुल्ला सेकंड से। किस में पार्टिसिपेट किया? इंडिया जॉर्डन बिजनेस समिट के अंदर। विदेश मंत्रियों की चौथी मीटिंग अम्मान में हुई थी जो कि अप्रैल में हुई थी। 5वीं मीटिंग कहाँ पर होगी? दिल्ली के अंदर होगी, है ना। और भारत और जॉर्डन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन के कितने वर्ष पूरे हो गए? 75 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री कौन है? जफर हुसैन है। और सहयोग किन किन मुद्दों पर हुआ? नवीकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन, और दोनों देशों की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पेट्रा और एलोरा उसके बीच में ट्विनिंग एग्रीमेंट, और कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, और डिजिटल सॉल्यूशन को लेकर। इन सब मुद्दों पर जॉर्डन के साथ में अपनी डिस्कशन रहा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले आर्टिकल पर।
अगला जो आर्टिकल है वो है इथोपिया की यात्रा। कहाँ की यात्रा? इथोपिया की यात्रा। इथोपिया की यात्रा के बारे में अपन डिस्कस करें कि क्या क्या हुआ। तो इथोपिया भारत के जब प्रधानमंत्री गए तो उनको वहां पर हाईएस्ट जो अवार्ड है वो उनको दिया गया, जिसका नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो ध्यान रखना, इथोपिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। वो भारतीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर दिया गया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम ताई सेलासी है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम अबिय अहमद है। क्या नाम है? अबिय अहमद है। तो देखो नाम में यहाँ पर क्या इथोपिया, तो ये अबे अबे अबिय अहमद है। ठीक है, और भारतीय प्रधानमंत्री किससे मिले? अबिय अहमद से मिले। ठीक है, क्या क्या हुआ उनके बीच में? एक तो ये हुआ कि जो मिनिस्ट्री वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, क्या कह रहे हैं वापिस से सुनो, इथोपिया का जो विदेश मंत्रालय है वहां पर भारत के द्वारा एक डेटा सेंटर बनाया जाएगा। ये तीन चीजों को लेकर एमओयू है। कितनी चीजों को लेकर एमओयू है? तीन चीजों को लेकर एमओयू है। पहले तो ये कहा गया इथोपिया का जो विदेश मंत्रालय है वहां पर क्या बनाया जाएगा? एक डेटा सेंटर बनाया जाएगा। दूसरा मुद्दा ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे यूएन पीस कीपिंग जो मिशन चलते हैं उसके अंदर जो ट्रेनिंग देने का काम जो किया जाएगा। किसके लिए? यूएन पीस कीपिंग जो मिशन होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग और उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो वो किया जाएगा। कुल मिला के याद रख लेना, पीस कीपिंग से संबंधित बात है और एक डेटा सेंटर की बात है। तीसरा समझौता ये कहा गया म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स। तीसरा एमओयू किस बात को लेकर हुआ? दोनों देशों के बीच जो कस्टम जो मैटर है, कस्टम समझ गए ना आप, किसी दूसरे देश में कोई भी हमारे व्यापार जाते हैं तो उसको वहां से पास करना कस्टम का काम होता है। तो वो कस्टम मैटर्स जो हैं उनके बीच आपस में एक दूसरे का सहयोग हो, प्रशासनिक सहयोग हो, इसको लेकर एमओयू हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करें इथोपिया के साथ क्या क्या देखी चीजें देखी। इथोपिया के अंदर एक तो जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री को ऑनर मिला, अवार्ड मिला, जो कि उनका हाईएस्ट अवार्ड है। एक भारतीय प्रधानमंत्री मिले किससे? तो अबिय अहमद से मिले। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या? ताऊ सेलासी नाम है। ताई है लेकिन ताऊ याद रख लेना। और वहाँ के विदेश मंत्रालय में क्या बनाया जाएगा? डेटा सेंटर बनाया जाएगा। और पीस कीपिंग जो फोर्सेज है अपने मिशन जो है वहाँ पर प्रशिक्षण का काम। और तीसरा एमओयू किसको लेकर हुआ? कस्टम जो असिस्टेंस है उसको लेकर हुआ। और एक इसके अलावा एक और याद रखना, भारत का एक प्रोग्राम चलता है ITEC, है ना। भारत का प्रोग्राम चलता है, इसका नाम क्या है? ITEC, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन ये केवल इथोपिया के साथ नहीं, भारत बहुत सारे देशों को टेक्निकल और इकोनॉमिक मदद जो है प्रदान करता है। भारत क्या है? बहुत सारे देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद प्रदान करता है। तो इसी योजना के तहत कहा गया कि हम इथोपिया के जो युवा हैं उनको AI सिखाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? AI सिखाने का काम करेंगे। तो इसके अंदर AI के क्षेत्र में इथोपिया के छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम जो यहाँ पर बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की इथोपिया की ये फर्स्ट बाइलेटरल विजिट है। आप कहोगे सर इथोपिया तो कई बार गए हैं, तो वो किसी एक ग्रुप के प्रोग्राम में गए हैं, लेकिन जो बाइलेटरल विजिट के बारे में बात करें तो ये भारतीय प्रधानमंत्री की क्या है? फर्स्ट बाइलेटरल विजिट है। बात क्लियर है? तो हमने किसके बारे में पढ़ा? इथोपिया के बारे में और जॉर्डन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे जॉर्डन के बारे में क्या देखा। पहले तो आप दिमाग में पिक्चर क्लियर करो कि भारतीय प्रधानमंत्री कहाँ गए। सबसे पहले तो मैप के अंदर लेके आओ, इधर तो है ओमान, उससे आगे चलने पर है जॉर्डन, इससे आगे चलने पर है इथोपिया। जब जॉर्डन गए तो अब जॉर्डन के बारे में, अब जॉर्डन को कर दो जूम। 75वीं वर्षगांठ हो गई, प्रधानमंत्री वहां पर कौन है? एमओयू किया। अब एमओयू ऐसे याद नहीं रहेंगे कौन सा किसके देश के साथ था। एमओयू ऐसे याद नहीं रहेंगे कौन से देश के साथ था। कैसे याद रखो? जॉर्डन। जॉर्डन बिल्कुल जो आपके इजराइल के पास में लगता है। किसके पास में लगता है? इजराइल के पास में लगता है। इजराइल के पास में लगता है तो तकनीक पर ज्यादा बात होगी। किस पर बात होगी? तकनीक पर। तकनीक में क्या? एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और एक आपके वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है इजराइल वाले वाटर रिसोर्सेज के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो इन दो चीज़ों को लेकर बात ज़्यादा होगी। फिर आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रह जाएगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या करेंगे? दिमाग में रखेंगे। कौन सा किंगडम? तो हैशमाइट किंगडम, हंसते हंसते गए। ठीक है। और इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम के बारे में बात की अपन ने, और विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में बात की। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इथोपिया, है ना। अब आ जाओ इथोपिया। इथोपिया किधर है? इथोपिया जिसको बोलते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, मतलब हॉर्न भी बोलते हैं ना उसका, वो सींग जैसा इसका आकृति है। तो हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, तो वो इस तरीके से सींग जो क्या पहनाया गया, माथे पर पहनाया गया, यानी कि हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। ये क्या कर रहे हो आप? ये कर रहे हो कि किसी एक इमेज को जोड़ रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन से। आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कि इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया, आप बीच में मिक्स कर दोगे जॉर्डन का दिया, है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इथोपिया की जो आकृति है, अरे यार आपने इथोपिया की आकृति नहीं देखी हुई क्या? नहीं देखी हुई तो एक बार मैं बता देता हूँ। तो ये मैं इसका नाम एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं। इथोपिया की जो आकृति है ना आपके,
सॉरी, इथोपिया से आगे जिबूती है ना, उसकी आकृति ऐसे है खास तौर पर, और इथोपिया की आकृति भी इस तरीके से है। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, आई थिंक, है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देश माने जाते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर है। अब मैं ये हॉर्न वाला, ये सींग वाला क्यों बता रहा हूँ, इसी प्रकार का एक जो ऑनर दिया इस तरीके से पगड़ी के रूप में, यूं मान लो, तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। उसके बाद में जो किसने दिया ऑनर, ताऊ जी ने जाते ही पगड़ी पहना दी। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ताऊ है। प्रधानमंत्री का नाम अभी अहमद है। क्या क्या करेंगे, तो एक तो कहा कि इथोपिया के अंदर देखो, अब इथोपिया क्या है, दूसरे कॉन्टिनेंट में पड़ गया। दूसरे कॉन्टिनेंट में पड़ गया तो ऐसे याद रखो कि भी डेटा सेंटर बनाया जाएगा, यहाँ से डेटा ही नहीं मिल रहा है यार, इतनी दूर है। दूसरी बात, दूसरा जो है वो आपके कॉन्टिनेंट में पड़ गया, इसलिए जो कस्टम वाले पास ही नहीं करते, तो एक कस्टम को लेकर कह दिया, एक डेटा को लेकर कह दिया, एक बोले यहाँ पर हमारे जो सैनिक आते हैं उनको हम प्रशिक्षण वगैरह देंगे, और चौथा कहा कि आपको एआई सिखाएंगे, है ना। दूसरे कॉन्टिनेंट में पड़ता है, दूर पड़ता है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री की क्या है, ये फर्स्ट बायलैटरल विजिट है। इस तरीके से अपन ने जो इन चीजों को लिंक करके याद करने की कोशिश की। बात क्लियर है। अब अपन चलते हैं तीसरे पर। तीसरा जो है वो है अपना ओमान। ओमान की बात करें तो भारत और ओमान के बीच में ये 17वीं जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसकी 17वीं वर्षगांठ थी। और भारत यहाँ पर भी जो भारतीय प्रधानमंत्री को अवार्ड मिल गया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान। क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ ओमान। यदि अपन यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके बारे में मैंने, ऑर्डर ऑफ ओमान, आपको जैसे मान लो इसके बारे में और जानना हो ना, कभी भी मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ओमान, इसके बारे में और जानना हो कि ना, कि भाई इन्होंने कोई कम इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिख रखी, तो इसको जाके क्या कर लो, पीआईबी पर जाके सर्च कर लो। इससे क्या, हम एक आधी इन्फॉर्मेशन कई बार हमें और मिल जाती है। तो देख लेते हैं यदि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो। हिज मेजेस्टी सुल्तान ऑफ ओमान प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंडिया ओमान टाइज एंड हिज विजनरी लीडरशिप। एक्चुअली में मैं ये देखना चाह रहा था इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है क्या, है ना। तो पीआईबी में अपन देखें तो कहीं पर ऐसा लिखा नहीं हुआ कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो बस सिंपल सा लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ओमान जो यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब ये इस अवार्ड के बारे में बता देते हैं कि 1970 में बनाया गया था। ये सब अपने इतना कोई काम का नहीं है ना, ये सब अपने कोई काम का नहीं है। चलो, तो 29 देशों का राष्ट्रीय सम्मान जो भारतीय प्रधानमंत्री को मिल चुका है। इसी दौरान ओमान का जो अवार्ड है उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ ओमान, वो दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या प्रमुख परिणाम क्या हुए, तो ओमान के साथ देखो, सबसे महत्वपूर्ण तो हम पढ़ेंगे अभी, ओमान के साथ हम एक एग्रीमेंट करके आए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके आए हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसमें या जो प्रमुख परिणाम क्या हुए, एक तो कहा गया कि कृषि को लेकर दोनों देशों के बीच में एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। कृषि को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या बनाया जाएगा, एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान है लोथल के अंदर, कहाँ पर है, लोथल के अंदर, उसके साथ सहयोग करने को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई, उसके साथ सहयोग करने को लेकर चर्चा हुई। तो एक तो हमने क्या कहा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, एक फ्रेमवर्क अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। दूसरी बात हमने कही, लोथल के अंदर, कहाँ पर, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जो बहुत महत्वपूर्ण साइट है, जो कि बंदरगाह हुआ करता था, बहुत बड़ा बंदरगाह ना। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, इसको मिलाकर बाकी जो सामुद्रिक संग्रहालय है, इसके समर्थन के लिए कहा गया, दोनों के बीच में क्या हुई है, साझेदारी हुई है। और इसके अलावा क्या हुआ है, तो इसके अलावा हुआ है सीईपीए, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। पहले ओमान के बारे में 3 बातें याद रखो। पहली बात तो ओमान के साथ में हमारी क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन की 70वीं वर्षगांठ। और जबकि आपके जॉर्डन के साथ कौन सी है, 75वीं। जॉर्डन के साथ कौन सी है, 75वीं। ये दोनों कैसे याद रहेगी, तो भाई जॉर्डन आगे था, ओमान जो वो पहले हैं। जो आपके पड़ोसी होते हैं उनके साथ में लड़ाइयाँ ज़्यादा चलती है, तो इनको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70 ही साल पूरे हुए हैं। और जो थोड़े से दूर होते हैं उनके साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनके साथ जल्दी बनते हैं, तो ये 75वां है। ठीक है ना, तो जॉर्डन के साथ तो 75वां था, ओमान के साथ 70वां जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन का 70वां वर्ष है। 29 देशों का राष्ट्रीय सम्मान जो वो आपको प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है। और उसके बाद में अपने बात की कि कृषि को लेकर एक एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में तैयार किया जाएगा। लोथल जो है, आपको ये भी पता है, ओमान जो है वो बिल्कुल कोस्टल एरिया है, तो ये समुद्र को लेकर भी समझौता हुआ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है सीईपीए, क्या हुआ है, सीईपीए। अब सीईपीए क्या होता है, उसको यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। बेसिक ये है कि भारत का बहुत सारा जो आपके प्रोडक्ट हैं वो कहाँ जाते हैं, ओमान जाते हैं। ओमान के बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया आते हैं। अब जब भारत के प्रोडक्ट ओमान जाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स पर क्या लगती है, अलग से ड्यूटी या कोई सेस या फिर कोई टैक्स अलग से लगाया जाता है। इसी तरीके से ओमान से जब कोई प्रोडक्ट इंडिया आते हैं तो उसके बीच में भी इसी प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। तो अब हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे ये टैक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब हम क्या चाहेंगे, क्या हो जाए, टैक्स जीरो हो जाए। टैक्स जीरो हो जाए तो उसके लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा कॉम्प्रिहेंसिव
जिसका नाम क्या होगा भाई, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक। इकोनॉमिक, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक साझेदारी हो रही है। दोनों देशों के बीच क्या हो रही है, आर्थिक साझेदारी। क्या सिर्फ टैक्स को लेकर हो रही है, नहीं भाई साहब, कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक है, सिर्फ वस्तुओं के आदान प्रदान को लेकर नहीं है, सेवाओं के आदान प्रदान को लेकर भी है। जो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे यहाँ से ओमान काम करने के लिए जाते हैं, उनके आदान प्रदान को लेकर भी है। कई सारे मुद्दे इसके अंदर शामिल हैं। ये एफटीए का भी एक और अच्छा रूप है, एक प्रकार का एफटीए ही है ये। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में एक ऐसा शब्द हो गया जो ऐसा लगता है सिर्फ ट्रेड के लिए है, सिर्फ ट्रेड को फ्री करने के लिए एग्रीमेंट है। इसकी बजाय जो कौन सा शब्द यूज किया जाता है, सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव, यहां पर वर्ड को फोकस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रकार का है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कॉम्प्रिहेंसिव है, यदि आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर पूरा जो पीआईबी का डिटेल आर्टिकल है वो जोड़ा है। डिटेल आर्टिकल जो है पीआईबी का वो अपन ने जोड़ा है, भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। दोनों देशों के बीच में जो समझौते वगैरह हुए हैं, इसमें 3 पेज का पूरा ये डॉक्यूमेंट जो जोड़ा है। पर फिर भी मैं एक बार आपके लिए इसकी समरी कर देता हूं ताकि आपको समझना जो है वो चीज़ों को लेकर क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इस प्रकार का कोई भी जो समझौता होता है उसमें सबसे पहले तो ये बताया जाता है, ये जो समझौता है ये केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है। ये केवल किस तक सीमित नहीं है, वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है। तो फिर और क्या होगा, इसमें भाई साहब सेवाओं, निवेश, सरकारी खरीद, विवादों का निपटारा और अन्य नियामक पहलुओं को भी शामिल किया गया। कुल मिला के एक व्यापक समझौता है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ठीक है ना। ये सब बातें बताई गई। अब क्या समझौता है दोनों देशों के बीच में, क्या क्या समझौता हुआ, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत और ओमान के बीच वर्तमान में व्यापार को लेकर क्या स्थिति है। दोनों के बीच में किस प्रकार का एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने पहली बात तो क्या कही, ये केवल वस्तुओं का समझौता ना होकर वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेश का, सरकारी खरीद का, विवाद का निपटारा, इन सब का म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है। दोनों एक दूसरे की इन सब चीजों को मानेंगे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन करेंगे। म्यूचुअल मतलब कि पारस्परिक, एक दूसरे देश दोनों, रिकॉग्निशन मतलब हम इसको मानेंगे। आपके यहाँ पर कुछ निवेश को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो हम उसको मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया हम हमारे लिए तो आपने निवेश के लिए दरवाजे खोले थे ना, अब आप क्यों लाइसेंस लगवा रहे हो। अरे भाई लगेगा, वो तो आपका, आपके देश के रूल्स हैं, हम उसको मानेंगे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओमान के साथ में हमारे किस प्रकार के व्यापारिक संबंध हैं। तो ओमान के साथ हमारा जो पर ईयर का जो व्यापार है वो लगभग 10.6 बिलियन डॉलर का है। 2024-25 के अंदर जो व्यापार हुआ वो लगभग 10.6 बिलियन डॉलर का हुआ। इसमें से हमने जो एक्सपोर्ट है वो किया 4 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट किया 6 बिलियन डॉलर का। यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं ओमान से। हम ओमान से क्या करते हैं भाई, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, 6 बिलियन, लगभग 6 बिलियन डॉलर। और एक्सपोर्ट कितना किया, लगभग 4 बिलियन डॉलर। ये हमने यहाँ पर किया। टोटल जो हम देखें तो हमारा जो है ओमान के साथ व्यापार कितना है, 10.6 बिलियन डॉलर। उसमें से 4 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है और 6 बिलियन डॉलर का हमारा क्या है, इंपोर्ट है। यानी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक तरीके से हम नुकसान में ज्यादा रहते हैं। हालांकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को नुकसान या फायदे से नहीं देखना चाहिए, उसके बहुत सारे मायने होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से बताई गई बात है। ये इमेज के माध्यम से जो बताई गई बात है वो याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ ये तो हो गया आपके जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये तो हो गया आपके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर। यदि हम सेवा के व्यापार की बात करें, ये जो अपन ने बात की है ये किसको लेकर है, मर्चेंडाइज को लेकर, यानी कि वस्तुओं के व्यापार को लेकर। ये किसको लेकर है, वस्तुओं के व्यापार को लेकर। यदि हम सेवाओं के व्यापार की बात करें तो सेवाओं का जो व्यापार है, भारत से ओमान को सेवाओं का निर्यात 2020 में 397 मिलियन डॉलर था, जो कि 2023 में 617 मिलियन डॉलर जो वो हो गया है। और ओमान से सेवाओं का जो आयात है वो 101 से बढ़कर 159 ही हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तो हो गया वस्तुओं का। लेकिन यदि हम बात करें सेवाओं का, तो सेवाओं का हम एक्सपोर्ट तो करते हैं ज्यादा, कितना, 617 मिलियन डॉलर का।
और इंपोर्ट करते हैं कम, कितना, 159 मिलियन डॉलर का। इस तरीके से सेवा की जब बात आती है, सर्विसेज की जब बात आती है, सॉफ्टवेयर की जब बात आती है, तो यहां पर इंडिया आगे मिलता है ना। यहां पर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। वस्तुओं के अंदर इंपोर्ट जो है हम ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो हमें क्या डेटा ये सारे याद रखने हैं क्या? अरे एक बार पढ़ लिए ना तो अब आपको एग्जाम में काम आ जाएंगे। यदि इसमें से डिटेल में पूछ लिया तो ये पूछ लेंगे। चलो अब हम आते हैं सीधे एग्रीमेंट पर, बिना किसी भूमिका के सीधे हम आते हैं एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट क्या हुआ है? एग्रीमेंट ये हुआ कि इंडिया के लिए ओमान क्या क्या रास्ते खोलने जा रहा है। इंडिया के लिए ओमान क्या क्या रास्ते खोलने जा रहा है? सबसे पहली बात तो 100% शुल्क मुक्त बाजार। सभी वस्तुओं पर जो भारत से भेजी जाती है, सभी वस्तुओं पर जो 100% शुल्क मुक्त बाजार। ये ओमान की जो व्यापार है उसका लगभग 98। ओमान देखो क्या होते हो, एक 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 चीज को थोड़ा सा समझना। दोनों देशों के बीच जो जो वस्तुएं भेजी जाती हैं उसका एक टैरिफ लाइन रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ये वस्तुएं भेजी जाती हैं, इतनी वस्तुएं लगभग जैसे 12,000 8,000 ये वस्तुएं एक से दूसरे देश के बीच में भेजी जा रही हैं। तो यहां पर ओमान की जो टैरिफ लाइन है उसका 98%, भारत की जो टैरिफ लाइन है यानी कि भारत जो वस्तुएं भेजता है उसका 100% कवरेज है। आपको जो पॉइंट बेसिकली याद रखना है वो ये कि 100% शुल्क मुक्त बाजार। भारत की अभी तक जो व्यापार हो रहा था उसको वैल्यू वाइज देखें। जैसे मान लो कि हम यार एक तो मान लेते हैं कि एक तो हम अंडे भेज रहे थे, एक हमको डेयरी प्रोडक्ट भेज रहे थे, एक हम जो मान लो सेब भेज रहे थे। तो जितनी भी हम टोटल वस्तुएं भेज रहे थे उसकी जो 99% जो वैल्यू जिन वस्तुओं से आ रही थी उन सबको टैक्स फ्री कर दिया है। जितने भी हम सामान जो भेज रहे थे उसकी वैल्यू का टोटल 99.38% जिन वस्तुओं से आ रहा था उन सबको टैक्स फ्री कर दिया है। तो बस यही बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हुए हैं इस एग्रीमेंट के तहत? भारत को ओमान के लिए अपने निर्यात पर 100% शुल्क मुक्त बाजार की पहुंच प्राप्त होगी, जो कि ओमान की 98% जो टैरिफ लाइन है उसको कवर करती है। और अपना जो व्यापार है उसकी वैल्यू वाइज देखें तो 99% जो है वो वस्तुओं को ये कवर करती है। ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है वो ये कि ये फर्स्ट डे से लागू हो जाएगा। जैसे ही समझौता प्रभावी होगा, जैसे ही समझौता प्रभाव में आएगा, फर्स्ट डे से ही ये पॉइंट लागू हो जाएगा। इस बात को इतना फोकस करके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। होता ऐसा है कि दोनों देश आपस में एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये जो हम वस्तुओं का जो आपको टैक्स फ्री कर रहे हैं ना ये 1 साल बाद लागू होगा या 2 साल बाद लागू होगा। लेकिन यहां पर कहा गया जिस दिन हम जो करेंगे उसी दिन से लागू हो जाएगा। तो फिर एक नुकसान भी है क्या? ओमान के जो वस्तुएं भारत आएंगी उसको हमें भी टैक्स फ्री करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, अकेला थोड़ी फायदा मिलेगा। ओमान भी तो थोड़ा तो फायदा उठाएगा भाई। तो ओमान की वस्तुओं को भारत में भी करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या सारी वस्तुओं को करना पड़ेगा? बस यही नेगोशिएशन का पार्ट है कि हम उनसे कितनी वस्तुओं पर हाँ करवाते हैं और वो अपन से कितनी वस्तुओं पर हाँ करवा पाते हैं। बहुत बड़े देश होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उसमें हम ज्यादा वस्तुएं उनके अलाउ कर देते हैं। यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे इन वस्तुओं पर भी कर देंगे टैक्स फ्री, हमारी इतनी तो कर दोगे, हाँ इतनी कर देंगे। अब यहाँ पर भारत और ओमान की स्थिति में ज्यादा पावरफुल कौन है? इंडिया है। तो इंडिया ने उनको 100% जो कर दिया। अच्छा, हमने ओमान की कितनी वस्तुओं पर टैरिफ फ्री करेंगे? तो वो है 77.79%। कितने पर करेंगे? 77.79%। है ना। आप राज्य मत तोड़ा कि यार बस क्या अपन तो बहुत फायदे में रह गए। वैल्यू वाइज बात करें, वस्तुओं की संख्या के हिसाब से बात करें तो 77% वस्तुओं के लिए अपन ने टैरिफ लाइन ओपन की है। लेकिन यदि वैल्यू वाइज बात करें तो लगभग ये भी 95% के आसपास है। फिर भी ओवरऑल अपन फायदे में रहे, ओवरऑल फायदे में रहे। चलो वापिस बातों को कंक्लूड करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाता हूं फिर कंक्लूड करते हैं। हमने कहा भारतीय प्रधानमंत्री ओमान गए। भारत, एक मैं खोल लेता हूं। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे ओमान वाले मामले की। 1 मिनट में, हाँ तो अपन बात कर रहे थे ओमान वाले मामले की। तो ओमान वाले के अंदर अपन ने कंक्लूजन यदि हम देखें तो क्या क्या बातें हुई। एक तो हमने कहा व्यापार जो है वो भारत और ओमान के बीच में यदि हम देखें मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं का तो 10.6 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से 4 बिलियन डॉलर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, 6 बिलियन डॉलर जो इंपोर्ट करते हैं, 6.55। और यदि हम देखें सेवाओं का तो सेवाओं का 617 मिलियन के आसपास जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और 159 के आसपास इंपोर्ट करते हैं।
फिर हम बात करें अब जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है। एग्रीमेंट के अंदर एक तो हमने देखा कि जो ट्रेड लाइंस हैं उसके अंदर ओमान ने 100% खोल दिए। वैल्यू वाइज बात करें तो 99 पॉइंट कुछ परसेंट है। ओमान की टैरिफ लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो 98 पॉइंट कुछ परसेंट है। और यदि हम बात करें कि भारत ने कितने परसेंट, तो 70% कितने, 77% और वैल्यू वाइज बात करें तो 94% के आसपास अपन ने टैरिफ लाइन ओपन कर दी है। ठीक है, अब ये तो हो गया टैरिफ लाइन्स का। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स जो है, इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं उनको भी बहुत सारे रिलैक्सेशंस दी गई हैं। जैसे कि भारत का कोई एक मान लेते हैं आपकी कोई कंपनी मान लो, टाटा की कंपनी मान लो, उनकी एक फैक्ट्री लगी हुई है आपके कहाँ पर, जॉर्डन के अंदर भी है। और वहाँ से यदि यहाँ से जो प्रोफेशनल है उनको वहाँ पर भेजा जाता है, उसके लिए पहले ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर भेजे जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए, उसमें 90 डेज तक ही उनको वहाँ पर रहने की अनुमति थी। अब ये 4 साल कर दिया है। एक्चुअल में तो 2 साल किया है, पर 2 साल और बढ़ाने का प्रोविजन भी है, तो ओवरऑल अपन देखेंगे तो 4 साल कर दिया है। तो पहले तो याद रखना है जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले जो आपके प्रोफेशनल है उनको 90 दिन के बजाय अब 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष रहने की अनुमति रहेगी। और ये जो प्रोफेशनल्स हैं इसकी पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब वन ऑफ द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि परिभाषित कर दिया गया प्रॉपर कि ये सर्विसेज हैं, इनको हम 90 दिन के बजाय 4 वर्ष तक के लिए अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा इंट्रा जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, इंट्रा कॉर्पोरेट जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर 20% से 50% कर दिया है। यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर 20 से 50 कर दिया है। और 127 सब कैटेगरीज जो हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कितनी को? 127 सब कैटेगरीज को। एक बार मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ क्या क्या बातें हैं। ये सब हम देख ली कि 77.79%। अब आता है ये वाला, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर मोबिलिटी फ्रेमवर्क। यदि इसको आप बहुत ही एक्चुअल में समझना चाहते हो ना, तो इसकी जो समरी है वो इस फोटो के अंदर दी गई है। ये जो समरी है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआईबी की ऐसी जो फोटोज होती है समरी के रूप में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखो इसमें क्या कह रहा है। एक तो ये कह रहा है कि सर्विस कवरेज, तो 127 सब सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया। ये पूरा जो एग्रीमेंट है इसके अंदर 127 सब कैटेगरीज को शामिल किया गया। दूसरी बात, आईसीटी सीलिंग इंक्रीज्ड। आईसीटी मतलब इंट्रा कॉर्पोरेट जो आपके ट्रांसपोर्टेबिलिटी जो है उसकी सीलिंग को बढ़ाकर 20% से 50% कर दिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा 20% से बढ़ा के कितना कर दिया है, तो 50% कर दिया है। उसके बाद में इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स जो है उनका स्टे अप टू 4 ईयर्स कर दिया है। 4 साल तक वहां पर क्या कर पाएंगे, स्टे कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बस ये मुख्य रूप से यहाँ पर बात की गई है। बाकी बायलेटरल सर्विसेज तो 863 और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है 665 और इंपोर्ट कितना करता है 159। ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें मेन फैक्ट याद रखने वाली क्या है, 3 फैक्ट है। 3 फैक्ट कौन कौन से हैं? एक तो सर्विस कितनी कवर की गई है 127। दूसरा ये कि आईसीटी जो आपकी सीलिंग बढ़ाई उसको कितना किया गया 20% से बढ़ाकर 50%। और तीसरा ये कि भी इंडिया कॉर्पोरेट जो ट्रांसफर उसको स्टे कितना कर दिया 4 साल। कितना कर दिया है 4 साल। ठीक है, तो बस ये बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं, ये पूरी जो बात की समरी है वो यही है। ठीक है, अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इसकी तरफ। ये हो गया एक और, इंडिया की जो कंपनी है उनको ओमान में 100% एफडीए अलाउ कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम अपने देश में कुछ देशों को एफडीए अलाउ करते हैं, उसी तरीके से ओमान ने भारत की जो सर्विस कंपनीज हैं उसके लिए 100% जो एफडीए को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। लेकिन किसमें? सर्विस सेक्टर के अंदर। इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर, तो सर्विस सेक्टर की कंपनी अब वहां पर लग सकती है। 100% क्या कर दिया, एफडीए अलाउ कर दिया है। अब उसके बाद में ये भी बताया गया कि राज्यवार कौन कौन से राज्य को इस पूरी जो एग्रीमेंट है उससे फायदा होगा। अब देखो राज्यवार वाली जो बातें हैं ये एक तरीके से हम कहें तो अनुमान होता है ना, किन किन को होगा। तो इसमें से मुख्य रूप से अपने यहाँ पर राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर शहद जो है, शहद के अंदर जो है राजस्थान को भी फायदा होगा। बाकी में कहीं पर राजस्थान का नाम नहीं है, मुख्य रूप से शहद में राजस्थान का नाम आता है। तो शहद प्रोडक्ट के मामले में राजस्थान को भी यहाँ पर फायदा होगा। बाकी तो बहुत सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं, बहुत सारे राज्यों को फायदा दे रखा है। ये प्रॉपर मैप बना रखा है, ये ना तो कोई याद होने का ना कोई मतलब है ना, फिर निष्कर्ष के तौर पर दे रखे हैं ताकि मेंस में इसको यूज किया जा सके। अब इस पूरे पॉइंट के कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन वही है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। कंक्लूजन वही है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, या फिर मैं कहूँ कंक्लूजन वही है जो उस फोटो के अंदर दिए गए थे, है ना। एक तो हमने देखा ट्रेड के अंदर क्या क्या फायदे मिले, दूसरा हमने देखा प्रोफेशनल्स के अंदर क्या क्या फायदा मिला। ट्रेड के अंदर हमने देख लिया कि भाई ओमान ने तो हमारे लिए 100% जो टैरिफ लाइन मुक्त कर दी है और इंडिया ने उनके लिए 77% की है। अब वो वैल्यू वाइज वो सब प्रतिशत अलग अलग हैं ही। फिर अपन ने बात की कि सर्विस सेक्टर के बारे में, प्रोफेशनल्स के बारे में, तो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर जो उसको 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं उनको रहने की अनुमति पहले 90 दिन की थी, अब 4 साल तक कर दी है। वैसे तो 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष है, लेकिन उस फोटो में 4 साल लिखा हो तो अपन इसको 2 + 2 को 4 मान सकते हैं। 127 सब कैटेगरी शामिल है और भारत की जो कंपनी है उनको वहां पर 100% एफडी अलाउ कर दिया। और एक राज्यवार लाभ के अंदर अपन बात करें तो शहद जो है उसका यहाँ पर एक स्थान आता है।
बात क्लियर है? थोड़ा सा भारी भरकम हो रहा है मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें हमें इतना ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से हमने 3 देशों की भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसके बारे में बात की। कौन कौन से 3 देशों की बात की? एक तो हमने बात की ओमान के साथ, एक हमने बात की जॉर्डन के साथ, और एक हमने बात की आपके इथोपिया के साथ। अब आपको ये पिक्चर जो दिमाग में भी थोड़ी देर पहले आपकी मैंने बनवाई थी, तो इथोपिया से आपको हाईएस्ट जो सिविलियन ऑर्डर है जिसका निशान एक नाम आता है वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और आपको जॉर्डन के साथ में इजराइल के पड़ोसी होने के नाते तकनीकी जो मदद है उसके लिए किए गए एमओयू याद आ जाएंगे। इथोपिया हमने कहा था दूर पड़ता है, दूर पड़ता है, तो 3, एक तो क्या डेटा सेंटर बना दो, एक जो यहाँ पर जो आपके डेटा सेंटर बना दो, एक इसके अलावा अपन ने क्या कहा था कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है उनकी फर्स्ट बायलैटरल जो ये मीटिंग थी, तो इस तरीके की अपन ने बातें यहाँ पर की है। तो ओमान के साथ हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। ओमान के साथ पढ़ने के बाद हम जो है बात करते हैं भारत और रूस के बीच में 23वां, चलो एक काम करें क्या, एक और एग्रीमेंट भी हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। उसको भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बाकी जो बची हुई चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता। क्या भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता? तो भारत न्यूजीलैंड के बीच में भी एक क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। कितनी तारीख को हुआ है? तो 22 दिसंबर 2025 को। कब हुआ है? तो 22 दिसंबर 2025 को। जिस तरीके से अपन ने जो है आपके ओमान के साथ पढ़ा था, उसी तरीके से हम यदि इसके बारे में बात करें कि भारत और जो न्यूजीलैंड है उसके बीच में जो समझौता, उसके बीच में जो व्यापार वगैरह वो कितना अभी तक होता आ रहा था। जैसा कि हमने बात किया इंडिया और ओमान के बीच में $10 बिलियन का ट्रेड था, उसी तरीके से हम बात करें कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जो न्यूजीलैंड के साथ हमारे चल रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि भारतीय मूल के लगभग 3 लाख लोग न्यूजीलैंड रहते हैं, भारतीय मूल के। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत जो है वो ओशेनिया क्षेत्र के अंदर, ओशेनिया क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज हैं, इस ओशेनिया क्षेत्र के अंदर भारत सेकंड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है। ओशेनिया क्षेत्र का, पूरे ओशेनिया क्षेत्र का यदि हम अन्य अलग अलग देशों के साथ में व्यापार देखें तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर आता है। एक तो ये फैक्ट याद रखना, भारत जो ओशेनिया क्षेत्र में क्या हो गया, सेकंड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर हो गया। फिर दूसरी बात हम करें कि एक, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता रहता हूँ, है ना। तो एक तो हमने क्या जो फैक्ट याद रखना है कि भारत जो है वो क्या हो गया, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन ओशेनिया, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन ओशेनिया फील्ड, इन ओशेनिया, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या बात की, दूसरी हमने बात की कि भारत के वहाँ पर भारतीय मूल के लगभग 3 लाख लोग रहते हैं, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के कितना है, 5% है। कितना है? 5% है। और यदि हम व्यापार की बात करें तो व्यापार के मामले में दोनों देशों के बीच में वस्तुओं का व्यापार लगभग $1.3 बिलियन होता है। दोनों देशों के बीच में वस्तुओं का जो व्यापार है वो लगभग कितना होता है, $1.3 बिलियन। अभी जो हमने ओमान के साथ पढ़ा था उसका तो लगभग 10% ही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। 1.3 जो है बिलियन डॉलर होता है। और इसमें पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि 49% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर कितनी हुई है? 49% की। इसमें भी हम जो एक्सपोर्ट जो है वो देखें तो हमारा ज्यादा है, लगभग $711 मिलियन का। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 49% की वृद्धि हुई है। इसमें से भारत का एक्सपोर्ट कितना है? $711 मिलियन है। और बाकी जो बचा लगभग कितना, बाकी जो लगभग बचा कितना, 500-600 के आसपास, वो हमारा क्या, इम्पोर्ट है। वो सब हमारा क्या है, इम्पोर्ट है। इन सब में ही वृद्धि हुई है, 49%, 32% और 13%। 49%, 32% और 13%। जो हमारा सेवाओं का जो व्यापार है उसमें भी बढ़कर $634 मिलियन तक पहुंच गया है। उसमें से भी बढ़कर कितना पहुंच गया, $634 मिलियन जो ये पहुंच गया है। तो ये हमने देखा वस्तुओं का और सेवाओं का व्यापार। देखो ये तो हो गए पुराने फैक्ट, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये बस हमने एक बेस के लिए पढ़ लिया, ठीक है। अब मेनली क्या पूछा जाएगा, या फिर मैं काम करता हूं, आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, ये वाला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या क्या जो बातें हुई है, ये पूरा पीआईबी का आर्टिकल है। पीआईबी के आर्टिकल में जो की टेक अवे है इसको 100% याद रख लेना। बाकी तो मैं अभी आपको सारी बातें याद कराऊंगा, पर ये 5 बातें की टेक अवे जो उन्होंने पहले ही बॉक्स बना के लिख देते हैं, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। क्या क्या है पहली 5 बातें जो याद रखनी है? इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए एलिमिनेट्स ड्यूटी ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। जैसे हमने ओमान के साथ किया वैसे ही न्यूजीलैंड के साथ किया। ओमान ने भी हमारे 100% वस्तुओं को एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया और न्यूजीलैंड ने भी हमें 100% के लिए कर दिया। हमने ओमान के 77% वस्तुओं को अलाउ किया, न्यूजीलैंड के लगभग 70% को किया।
न्यूजीलैंड के लगभग कितने 70% को अपन ने यहाँ पर अलाउ किया। इसके अलावा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगले 15 वर्षों में कितना, $20 बिलियन का। USD $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ओवर 15 ईयर्स स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 15 वर्षों में किया जाएगा। तीसरी बात, इंडिया प्रोटेक्ट्स इट्स की इंटरेस्ट इन डेयरी एंड एग्रीकल्चर। देखो, न्यूजीलैंड भी डेयरी के लिए बहुत जाना जाता है, इंडिया भी डेयरी के लिए बहुत जाना जाता है। न्यूजीलैंड के अंदर जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इतने बढ़िया होते हैं कि वो बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं, लेकिन भारत में उतने अच्छे नहीं होते। तो जब भी हम इस प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड के साथ, हमें डर लगता है डेयरी प्रोडक्ट को लेकर कि भारतीय जो किसान है उसकी हालत खराब हो जाएगी। यदि डेयरी प्रोडक्ट में न्यूजीलैंड के हमने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट में 0% टैक्स कर दिया तो न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं कि भारतीय मार्केट पर कब्जा कर लेंगे और फिर अपने वाले तो जो वो पीछे रह जाएंगे। एक तो अच्छे ज्यादा हैं, दूसरी बात सस्ते ज्यादा हैं, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा, भारत ने तो उनसे 100% वस्तुओं पर जो अनुमति ले ली, लेकिन हमने उनको 70% पे अलाउ किया है। जो हमने छोड़े हैं उसमें डेयरी और एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। हमने कहा डेयरी और एग्रीकल्चर में हम आपका जो टैक्स है 0% नहीं कर सकते, हमारे किसान परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमने डेयरी और एग्रीकल्चर के अंदर इसको ह्यूज विन फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक टेक्सटाइल एंड लेदर। टेक्सटाइल और लेदर के अंदर भी हमने बहुत सारे यहाँ पर रिलैक्सेशंस रखे हैं अपने पास। ठीक है, आगे बात करें, न्यूजीलैंड ने साइन किया है एनेक्स ऑन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यूजीलैंड ने पहली बार जो आपके हेल्थ और मेडिसिन जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन उसके लिए समझौता यहाँ पर किया है। इसके अलावा स्टूडेंट मोबिलिटी को लेकर भी जो यहाँ पर समझौता हुआ है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं पूरे प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ। चलो, ये है पूरा मामला। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान पर। सबसे पहली बात, न्यूजीलैंड दीर्घकालीन आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन क्या करेगा, निवेश करेगा। अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन निवेश करेगा। आगे बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बाजार तक पहुंच संबंधी पेशकश में न्यूजीलैंड की कितनी प्रतिशत वस्तुओं पर 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क को तत्काल समाप्त करना। 100% वस्तुओं को क्या करना है, तत्काल 0 कर देना है। हालांकि कुछ एक वस्तुओं पर हमने जो न्यूजीलैंड ने अभी रखा है लगभग 10% टैक्स रखा है कुछ वस्तुओं पर, है ना। प्रमुख भारतीय निर्यातों में 450 टैरिफ लाइनों में लगभग 10% शुल्क को बनाए रखे न्यूजीलैंड ने, पर हमारे लिए मुख्य लाइन ये वाली है। 100% टैरिफ लाइन पर 0% कर दिया है ना। और वो ज्यादातर जो वो अभी कर दिया, तुरंत कर दिया है। जैसे ओमान वाला था ना कि तुरंत है, उसी तरीके से अभी आपको तुरंत वाले का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत वालों ने जो 70% किए हैं उसमें भी रो के कराएंगे भाई, कुछ 3 वर्ष बाद, कुछ 5 वर्ष बाद ऐसे करेंगे। जबकि न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया, 100% में से भी ज्यादातर पर, जैसे टोटल 8200 वस्तुएं हैं उसमें से लगभग जो आपके 7800 वस्तुओं पर तो तुरंत, और जो 450 वस्तुएं हैं उनके लिए अभी कितना रखा है, 10% रखा है। और कुछ वस्तुओं पर अपना जो वो 2.2% था वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बात करें, न्यूजीलैंड ने 100% वस्तुओं पर इस एग्रीमेंट को मान लिया है। भारत ने कितने के लिए किया है, भारत ने किया 70.03% वस्तुओं के लिए। भारत ने कितने के लिए किया है, 70.03% वस्तुओं के लिए। ओमान के साथ कितने पर किया था, 77% वस्तुओं के लिए। न्यूजीलैंड के साथ कितने पर किया है, 70.03% वस्तुओं के लिए। बाकी जो वस्तुएं हैं लगभग 30% वस्तुएं उनको अपवर्जन में रखा है, अपवाद में रखा है, एक्सक्लूड में रखा है कि हम इन पर जो हम नहीं कर रहे भाई, 70% पर किया है। अच्छा, ये जो 70% है उसको भी अपन ने क्या कहा, रो के करेंगे। रो के करेंगे मतलब कि पहले 30%, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसको 30% वस्तुएं ऐसी है जो कि 0% कर देंगे टैक्स, सीधे 0 कर देंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी है मतलब कि 35% शुल्क, मतलब वस्तुएं ऐसी हैं जिस पर 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष धीरे धीरे, और 4.37% वस्तुएं ऐसी है जिसमें कि हम क्या 0 नहीं करेंगे, शुल्क में कमी करेंगे बस। 4.37% वस्तुएं ऐसी जिसमें क्या करेंगे, सिर्फ शुल्क में कमी करेंगे। और 0.06% वस्तुएं ऐसी है उसमें कहा हमने जो वो 0 तो कर रहे हैं पर कोटा के साथ। कोटा मतलब कि इतना तक ही, इससे ज्यादा भेजा तो 0 नहीं है, पैसे तो 0 कर रहे हैं लेकिन कोटा के साथ कर रहे हैं। एक तरीके से हमने क्या कहा, भारत ने तो उनसे क्या मनवा लिया, भारत ने मनवा लिया कि हम न्यूजीलैंड 100% वस्तुओं को टैरिफ मुक्त कर देगा और ज्यादातर को तुरंत कर देगा। कोई 400-450 छोड़ी जिसको जो 10% रखा है। और भारत जो है, भारत कितने को करेगा, भारत जो 70.03% वस्तुओं को ही करेगा। उसमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें कि 30% वस्तुएं ऐसी है जिसमें तुरंत कर देंगे,
और आपके कितना बचा, लगभग 25 के आसपास, 25 के आसपास ऐसी है जिसको कि फेज वाइज करेंगे, 4% ऐसी है जिसको जीरो नहीं करेंगे, कम कर देंगे, और 0.06% ऐसी है जिसमें कि कोटा लगा दिया। 0.06 गया है जिसमें कि क्या कर दिया, कोटा लगा दिया। कोटा लगाने का मतलब इतनी तक भेजोगे तभी जीरो है, अदरवाइज नहीं है। अब वो कौन कौन सी वस्तु है एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो ठीक है। अब बात करते हैं सेवाओं के बारे में। न्यूजीलैंड ने 118 सेवाओं के क्षेत्रों में भारत को बाजार पहुंच दी है। उधर अपन ने क्या देखा था, कितनी थी सब कैटेगरीज प्रोफेशनल्स की, 127। यहां पर न्यूजीलैंड ने कितनी सेवाओं में हमें पहुंच की बाजार पहुंच में जो वो आपके दिए है 118, और 139 उप क्षेत्रों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि हमारा किसी भी दूसरे देश के साथ में जो न्यूनतम टैक्स है उतना तो देखो भाई कम से कम लगाएंगे, आप हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे हो। इसी तरीके से हमारा मान लो कोई पड़ोसी है, क्या नाम, अपने यहाँ पर कोई सामान कोई लेने आया, अपन ने कहा भाई साहब वो रेट लगा देंगे जो मेरे भाई के लगता है, मेरा भाई है ये, उससे भी इतने पैसे तो कम से कम लेता ही हूँ। तो यहाँ पर 139 उप क्षेत्रों में तो क्या कर दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, और 118 में एक तरीके से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फिर अपने क्या कहा, स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ है। की टेक वे याद है, 5 की टेक वे थे, उसमें से एक है था ये, और न्यूजीलैंड ने ऐसा पहली बार किया है किसी देश के साथ कि स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पर क्या किया है, अनुबंध किया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मोबिलिटी की। आपको पता है इन वर्षों में भारत के बहुत सारे स्टूडेंट जो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यहाँ जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पर ट्रेंड चला था कनाडा का, कहाँ का, कनाडा का, ठीक है। और उसके बाद में अभी जो ट्रेंड है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, एक साइप्रस भी है, वहां पर भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र गतिशीलता के लिए कहा, न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद कार्य करने के वीजा से संबंधित समझौता किया है। भविष्य में नीति में बदलाव होने के बावजूद भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान सप्ताह में 20 घंटे कार्य कर सकते हैं। सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकते हैं, 20 घंटे कार्य कर सकते हैं। अध्ययन के बाद कार्य करने की वीजा की जो अवधि है उसको स्नातक के लिए 3 वर्ष, मास्टर्स के लिए 3 वर्ष, और ये आपके यहाँ पर अधिकतम 4 वर्ष कर दी है। उसके बाद में कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए भारत के रुचिकर क्षेत्रों में 5000 वीजा का कोटा उपलब्ध है, जिसके लिए अधिकतम 3 वर्षों तक प्रवास किया जा सकता है। इनमें भारत के प्रतिष्ठित जो पेशे हैं वो सब शामिल है। और वर्किंग हॉलीडे वीजा दे दिया। वर्किंग हॉलीडे वीजा ये हर साल 1000 युवा भारतीयों को न्यूजीलैंड में 12 महीनों के बहु प्रवेश का लाभ उठा सकते हैं, कितनी भी बार जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से बातें की गई हैं, एक तो की गई है छात्र गतिशीलता की, एक तो यहाँ पर बात की गई किसकी, छात्र गतिशीलता की, कि हमारे यहाँ पर जो छात्र हैं जो जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सप्ताह में 20 घंटे काम कर सकते हैं। सप्ताह में क्या कर सकते हैं, 20 घंटे जो काम कर सकते हैं। एक इसके अलावा क्या कहा, 1000 छात्रों को वर्किंग हॉलीडे वीजा, यानी कि आप 12 महीनों में कितनी भी बार वहां पर जाओ आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 5000 भारतीयों के लिए प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए कोटा तय कर दिया। 5000 भारतीयों के प्रोफेशनल्स के लिए वहां पर क्या कर दिया, कोटा तय कर दिया। और ऐसा न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ किया है, ठीक है ना। तो ये हमने न्यूजीलैंड के साथ में हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ और ओमान के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है, इसको डिटेल में देख लिया। यदि इस डिटेल में पूछ लिया जिसमें अपन ने पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है आप ही सही करके आओगे, क्योंकि इतना डिटेल में सामान्यतः जो कोई पढ़ता है नहीं, ठीक है। तो ये सब जो अपन ने यहाँ पर बातें की है। अब हम बात करते हैं इंडिया रशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। तो भारत और रूस के बीच में क्या हुआ है, तो भारत और रूस के बीच में 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है। ये क्या है कि इंडिया और रूस के बीच में हर साल होने वाला एक शिखर सम्मेलन है, जो कि लगभग आई थिंक, अब देखो एग्जैक्ट मुझे ये याद नहीं आ रहा, 2000 या 2001 से हो रहा है। बीच में कोरोना के जो 1-2 साल है, इसको छोड़ दें तो लगभग ये हर साल ही हो रहा है ना। इसीलिए वैसे तो 2026 तक 26वां हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बीच में 1-2 साल नहीं हुआ। तो 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ये एक साल तो इंडिया में होता है और एक साल रूस में होता है। एक साल तो रूस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आते हैं, और एक साल इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पर जाते हैं। और शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट जो आपके पद है एक तरीके से एग्जीक्यूटिव वाला, वो वहां पर जो जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं यहाँ से, और उनके पुतिन आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर बात की। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, एक तो ये याद रख लेना, हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में। आपको लगेगा यार इसका नाम हैदराबाद हाउस है और ये है नई दिल्ली में, ऐसे कैसे। तो देखो भाई, नई दिल्ली के अंदर ना बहुत सारे जो हमारे राजा महाराजा रहते थे उनके लिए घर बनाए हुए थे अंग्रेजों के द्वारा। जैसे कि एक अपना बीकानेर हाउस है, एक अपना धौलपुर हाउस है। वो जो धौलपुर हाउस है वही यूपीएससी का ऑफिस है, मतलब वही यूपीएससी का सेंटर वही है धौलपुर हाउस, जहाँ इंटरव्यू होते हैं।
उसी के बगल में ही एक हैदराबाद हाउस है, कोटा हाउस है, बड़ौदा हाउस है, ये सारे पास पास में है। तो हैदराबाद हाउस के अंदर जो ये मीटिंग हुई नई दिल्ली में पड़ता है। भारत और रूस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको कि भारत और रूस तो बहुत पुराने साथी हैं, 25 वर्ष हुए हैं क्या? देखो, रूस जो साझेदारियां हैं उसके अलग अलग एक तरीके से हम कहें तो चरण होते हैं। एक जो चरण होता है, शुरुआती चरण होता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब हो गया हम उस देश के साथ में बस ठीक है संबंध बनाए हुए हैं, हमारा वहां पर राजदूत है, उनका राजदूत हमारे यहाँ पर है। लेकिन एक होता है आपके स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनरशिप, जो कि हमारा पक्का साथी है, उसके लिए हम उसके साथ हम करते हैं क्या, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उससे भी ऊपर एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो हमने क्या किया, भारत रूस के साथ में जो रणनीतिक साझेदारी है उसके कितने वर्ष पूरे हो गए, 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो 2 दिन के लिए भारत आए, भारत की यात्रा पर थे। क्या क्या घोषणाएं हुई? एक तो कहा गया भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए, किसके लिए, आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2030 तक का कार्यक्रम बनाएंगे और 2030 तक दोनों देशों का जो व्यापार है उसको $100 बिलियन पहुंचाना है। देखो, भारत और रूस के बीच में संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत और रूस के बीच में दूरी बहुत ज्यादा पड़ती है। दूरी से भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर जो आपके ट्रेड रूट है वो बड़ा घुमा के है। क्योंकि अपने यदि ईस्ट वाले एरिया से देखें तो हमारे यहाँ पर ट्रेड रूट नहीं है, क्योंकि ये वाला पूरा एरिया जम जाता है रशिया का, है ना। तो हमारे लिए ट्रेड रूट यूं घुमा फिरा के है, तो इसलिए हमारा जो रशिया के साथ उतना अच्छा कभी व्यापार नहीं रहा जितने अच्छे संबंध रहे। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया रशिया के जो व्यापार है, इंडिया रसा रसा बोलते हैं, रसा इंडिया रसा जो रिलेशन है, जो आपके व्यापार है, उसको $100 बिलियन तक लेके जाना है। कितना लेके जाना है? $100 बिलियन तक जो उस व्यापार को लेके जाना है। ठीक है, अभी कितना है? अभी लगभग ये $30-40 बिलियन के आसपास है। वो आई थिंक बढ़ के जो लगभग ये हो गया 60-70 तक हो गया अपना ना, ये $60-70 बिलियन तक हो गया है। लेकिन इसको अपन ने कितना लेके जाना है? $100 बिलियन तक लेके जाना है। तो भारत और रूस के बीच में जो व्यापारिक सहयोग है उसको $100 बिलियन तक लेके जाना है। एक तो ये घोषणा हुई। एक इसके अलावा कहा कि हम जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जो सदस्य बन जाएंगे। अब ये अपन ने क्या एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना दिया, जो भी आता है भाई साहब इसमें जुड़ जाओ रे, इसमें जुड़ जाओ रे, वो भी जाते जाते ठीक है जुड़ जाएंगे यार। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हम क्या करेंगे, शामिल कर जाएंगे। रूसी नागरिकों को 30 दिन का भारत के अंदर निःशुल्क ई पर्यटक वीजा और समूह पर्यटक वीजा जो दिया जाएगा। अभी इंडिया के कोई जाते ना तो उनके लिए भी रशिया के अंदर क्या निःशुल्क वीजा ही है। हम निःशुल्क मतलब बहुत कोई थोड़ी फीस होगी, लेकिन जिस तरीके से यूएसए आप जाते हैं, यूरोप जहाँ पर जाते हैं तो उसमें फीस बहुत ज्यादा है ना। तो उसी तरीके से जो वो रशिया के नागरिकों को, रशिया के नागरिकों को अपन जो वो 30 दिन का ये ई वीजा जो यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो प्रमुख घोषणा ये हुई। तो अपन ने फिर से बुरी बात करते हैं, इंडिया और रशिया के बीच में 23वां शिखर सम्मेलन था। ये कौन सा था? 23वां था। कहां पर हुआ? हैदराबाद हाउस में। कौन आए? पुतिन आए। क्या क्या कहा? एक तो 2030 तक हम जो व्यापार है उसको $300 बिलियन लेके जाना है, पहली बात। दूसरी बात क्या गई? दूसरी बात कहा कि भाई जो आपके 30 दिन का निःशुल्क वीजा जो है वो अपन रशिया वालों को देंगे। और इन्होंने क्या कहा? और इन्होंने कहा कि आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हम क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अब उसके बाद दुनिया भर के ये समझौते हुए। अरे भाई कौन कौन से समझौते हुए हैं? एक कोई कंपनी है मेसर्स JSC यूराकेलम, और एक है आपके मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत की ये है केमिकल वाली। इधर है इनके बीच में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तो दो कंपनियां ये पोटाश को लेकर है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड, और दो ये हैं। कुल मिलाकर केमिकल की दो कंपनियां यार, उनके बीच में समझौता हुआ है। उसके बाद क्या, भारत सरकार के डाक विभाग और जो उनका जो डाक विभाग है उनके बीच में समझौता हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड पैकेट सर्विस से संबंधित। और किसके बीच में? रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे और रूस का फेडरल स्टेट ऑटोनॉमस उच्च शिक्षण संस्थान है, उसके लिए नेशनल टॉमस स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है। और इसके अलावा राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली और हस्तकला अकेडमी, और आपके उधर रशिया वाली कौन सी है, जारित्सानो स्टेट, उसके बीच में भूदृश्य संग्रहालय रिजर्व के बीच में प्रदर्शनी इंडिया फैब्रिक ऑफ टाइम के लिए समझौता हुआ है। कुल मिलाकर मोटी मोटी बातें हैं कि भाई एक तो समझौता हुआ है डाक वालों का, है ना, जो जो बातें याद रखनी है। एक तो समझौता हुआ है सर डाक वालों का, एक समझौता हुआ है सर केमिकल वालों का, एक समझौता डाक वालों का हुआ है, एक समझौता जो वो केमिकल वालों का हुआ है, एक जो है वो आपके रक्षा को लेकर हुआ है, पुणे के अंदर एक संस्थान है उसका समझौता हुआ है, और एक आपके प्रदर्शनी वर्दर्शनी कोई कला को लेकर लगा दी, फैब्रिक ऑफ इंडिया करके जो नाम रख दिया। तो इस प्रकार की चार बातें हैं। तो मोटा मोटी बातें याद रखनी है, डाक को लेकर, केमिकल को लेकर, रक्षा संस्थान है पुणे में उसको लेकर, और प्रदर्शनी को लेकर। ये चार क्या हुए? MOU है, समझौते हुए हैं। ठीक है, ये सब हमने बातें की। इसके अलावा ये तो गया आपके इंडिया और रशिया के साथ किस प्रकार के जो बायलैटरल एग्रीमेंट इस बार हुए हैं।
तो अपन ने मोटा मोटी अपन देखे तो 5 देशों के साथ में जो हमारे इस बार के इंटरनेशनल रिलेशन थे उनको देख लिया। एक तो हमने पढ़ा था ओमान के साथ, जिसमें कि CEPA अपन ने किया है। एक अपन ने पढ़ा था जॉर्डन के साथ, है ना। एक सॉरी, जॉर्डन में तो भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, इथोपिया में भी गए थे, इन 3 देशों में तो गए थे। इसमें से ओमान वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CEPA हुआ है। एक अपन ने न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा, और एक अपन ने इंडिया रशिया जो है उसकी 23वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, वो अपन ने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अपन देख लिया। न्यूजीलैंड वाला तो अपन ने ये एग्रीमेंट हुआ कब था ये भी देख लिया था, 22 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर को। ये ओमान वाला भी कब हुआ, ओमान वाला भी एक बार देख लेना भाई। एक्चुअल में जो है भारतीय प्रधानमंत्री 16 दिसंबर के आसपास ओमान गए थे, तो 16 दिसंबर के आसपास हुआ है, एग्जैक्ट तारीख इसके देख लेना। चलो और बात करते हैं। और इसके अलावा क्या, भारत ने दुनिया भर के द्विपक्षीय समझौते कर रखे हैं भाई। क्या क्या है, ये तो आसानी है। एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और अर्जेंटीना, इसके जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बीच में कृषि अनुसंधान को लेकर एक समझौता हुआ है। एक कार्य योजना बनाई जाएगी 2025 से 27 तक की। ठीक है, तो एक तो अपन ने क्या, ICAR और अर्जेंटीना की जो है ना उसके बीच में हुआ है। तो यहाँ पर ICAR कौन है, AR का मतलब अर्जेंटीना, याद रख लेना, याद रह ICAR का समझौता हुआ किसके साथ, तो AR का मतलब ही क्या, याद रख लेना, अर्जेंटीना। ठीक है ना, अर्जेंटीना की जो शुरुआत है उसकी भी कैसे होती है, AR, GENTAY, AI। ठीक है, तो AR ICAR का एग्रीमेंट हुआ किसके साथ, AR के साथ। AR मतलब कि अर्जेंटीना। ICAR का समझौता किसके साथ हुआ है, अर्जेंटीना के साथ। और क्या, और अपने जो आपके नीदरलैंड है उनके साथ में अपने 2 समझौते हुए हैं। एक तो वो आपके लोथल गुजरात के अंदर इसमें सहयोग बढ़ाएंगे। इसी सहयोग को लेकर एक और देश के साथ में भी समझौता हुआ था। बताओ किसके साथ हुआ था, लोथल में व्यापार को बढ़ाने को लेकर, मतलब लोथल में सहयोग बढ़ाने को लेकर। आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, क्या जॉर्डन के साथ था, या ओमान के साथ था, या इथोपिया के साथ था। 3 देश अपन ने पढ़े थे, जॉर्डन, ओमान और इथोपिया। बताएंगे ओमान वाला। ठीक है, उसी तरीके से नीदरलैंड के साथ में भी अपन ने एक समझौता किया है। इसके साथ साथ नीदरलैंड के साथ एक और किया है, वो कहा है कि हम संयुक्त व्यापार और निवेश समिति बनाएंगे। संयुक्त व्यापार एंड निवेश समिति जो है बनाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने घोषणा की है कि भारत और सऊदी अरब की जो संसदीय मैत्री समूह का गठन किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब की जो संसद है उनके बीच में मैत्री समूह गठित करेंगे। नीदरलैंड के साथ अपन जो है वो आपके ये संयुक्त व्यापार और जो निवेश समिति को लेकर, और नीदरलैंड के साथ लोथल में जो आपके राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है उसमें सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। तो 3 MOU अपन ने यहाँ पर देखे। कितने MOU देखे, 3। एक तो अर्जेंटीना के साथ तो एग्रीकल्चर पर, और 2 अपन ने देखे, एक तो आपके नीदरलैंड के साथ लोथल को लेकर, और एक आपके जॉइंट जो आपके इन्वेस्टमेंट एंड क्या था, निवेश समिति बनाई जाएगी। ठीक है, और एक अपन ने देख लिया किसके साथ में, एक अपन ने जो सऊदी अरब के साथ में मैत्री समूह बनाएंगे। तो ये अपन ने मुख्य रूप से समझौतों की बात कर ली। अब हम चलते हैं मिसलेनियस IR के अंदर। मिसलेनियस में सबसे पहला आता है ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूजस में कई बार इसको कवर किया गया। 6 जनवरी को जब राजस्थान के अंदर बैठक थी उस दौरान जो वो भारतीय जो आपके मंत्री हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, उन्होंने खूब इस पर फोकस किया कि भारत AI के मामले में तीसरे पर आ चुका है, तीसरे पर आ चुका है। किसमें आ गया तीसरे पर, ये तो बताओ भाई। इसमें आ गया ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल। किसके तहत, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल किसने जारी किया है, तो ये जारी किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने जारी किया भाई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो एक तो ये याद रख लेना किसने जारी, ये 36 देशों का मूल्यांकन करता है। कौन, कितने देशों का, 36। उसमें से भारत कौन से पर है, तीसरे पर। कितने देशों का, 36। उसमें से भारत कौन से पर है, तीसरे पर है। पहले पर US से, ऑब्वियस सी बात है, AI की बात चल रही है, तो दूसरे पर चाइना है, और तीसरे पर क्या, भारत है। भारत का स्कोर जो वो 21 है। भारत का स्कोर कितना, 21 है। तो ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत की रैंक कौन सी है, तीसरी। पहले पर कौन है, US से। दूसरे पर कौन है, चाइना। तीसरे पर कौन है, इंडिया। इंडिया का स्कोर कितना, 21 है। अब क्या बताया गया है, ये बताया गया कि लगभग 33% वार्षिक भर्ती दर के साथ AI प्रतिभा प्राप्त करने में दुनिया में भारत आगे है, सबसे आगे है
हम जो नई जो आपकी प्रतिभा है, जो एआई स्किल्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। 2016 से एआई प्रतिभा सार में 3 गुना से अधिक जो वृद्धि अपने यहाँ पर हुई है। आप लोगों का भी इसमें पूरा योगदान रहा होगा, एआई का भरपूर उपयोग करते हो। आगे बात करते हैं, आगे बात करने पर आते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक। यानी कि हम जो है एक प्रकार से काम करता हूँ, मैं जितने भी इंडेक्स हैं इसको आपके सामने एक साथ लिख देता हूँ, इंडेक्स या इंडिसेस। सबसे पहले क्या, ग्लोबल एआई है ना। तो कौन सा है ग्लोबल एआई, किसने निकाली है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने निकाली है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कितने देशों का है, 36। भारत की रैंक कौन सी है, तीसरी। भारत का स्कोर कितना है, 21। भारत का स्कोर कितना है, 21। यदि आप शब्दों के साथ और नंबर्स के साथ खेलना सीख जाओ तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है ना। 36 3, अब आपको अगर नहीं सर उसी टाइम याद रहता है, बाद में याद नहीं रहता। अरे मैं कह रहा हूँ आप एक बार सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, आपको दोबारा सारी चीजें याद आ जाएंगी, और फिर जब ऑप्शंस देखोगे तो आपको 100% चीजें याद आ जाती हैं। आपको लग सकता है कि मेरी क्लास में पढ़ाई हुई जो बातें हैं वो एक ही बार याद रहती है, बाद में सर भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाओगे, भूलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक बार वापस रिवाइज, आप ऐसे थोड़ी मेरी एक बार क्लास देख ली तो दोबारा उसको पढ़ते नहीं हो। जैसे कि आपको ये आई याद रह जाएगा क्या, ICAR का एग्रीमेंट हुआ किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, तो भारत की रैंक जो तीसरी रैंक यहाँ पर रही, और फिर हमने प्रतिभा वाले के अंदर बता दिया। आगे चलते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक बात करते हैं किसकी, जलवायु जोखिम सूचकांक। इसके जारीकर्ता कौन है, जारी करता है जर्मन वॉच। कौन है, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच नामक संस्था द्वारा जिसको जारी किया गया, ब्राजील में आयोजित हुई COP30 उस दौरान इसको किया गया था। ये क्या बताती है, नाम से क्या लग रहा है, जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी कि किसी देश की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग कितना क्या जोखिम है, वो सब बातें यहाँ पर बताती है। यह सूचकांक पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है। कितने वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है, 30 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें 4 मौसम की घटनाओं के प्रभाव को मापने के लिए 6 प्रमुख संकेतकों का 6 इंडिकेटर लिए गए हैं। 4 प्रमुख मौसम की घटनाएं और 6 इंडिकेटर, और ये जो 6 इंडिकेटर है ये वाले हैं, फैटेलिटीज यानी कि कितनी मृत्यु हुई है, अफेक्टेड एरियाज और इकोनॉमिक लॉसेस। यदि बाई चांस, वैसे तो इतना डिटेल में कोई क्यों ही जाएगा, पर आरपीसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए याद रखना इनमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो दिया गया इकोनॉमिक वाले को। इनमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसको दिया गया, इकोनॉमिक वाले को। इकोनॉमिक जो आपके लॉसेज है उसको 50% वेटेज दिया गया है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर इकोनॉमिक लॉसेज जो जलवायु जोखिम से कितने होते हैं, तो 50% वेटेज उसको दिया गया है। इसमें भी आगे 2 भागों में बांटा गया, एक तो रिलेटिव लॉस कितना हुआ और एक एब्सोल्यूट लॉस कितना हुआ। तो रिलेटिव जो लॉस है उसका 33% और इसका 16%, लगभग 50% वेटेज हो गया। रिलेटिव लॉस का मतलब होता है कि तुलनात्मक रूप से, रिलेटिव लॉस का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक रूप से। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि क्या कहेंगे, निरपेक्ष। जैसे कि भाई मान लो मेरे को 4 रुपए का नुकसान हुआ, तो यह मेरा निरपेक्ष तौर पर 4 रुपए का नुकसान हुआ। और रिलेटिव का मतलब होता है कि पिछली बार मुझे जो है वो 6 रुपए बने थे, इस बार 4 बने, पिछली बार जो 5 बने थे तो पिछली बार भी 1 रुपए का नुकसान हुआ था, इस बार 2 रुपए का नुकसान हुआ है। तुलनात्मक रूप से मुझे 1 रुपए ज्यादा का नुकसान हुआ है, तो ये आपके तुलनात्मक कहलाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेटिव वाला जो है उसको ज्यादा दिया गया है। तो हमने क्या कहा, जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, जर्मन वॉच। जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, जर्मन वॉच। ठीक है, और क्या देखा, यह पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है। कितने संकेतकों का प्रयोग कर रहा है, 6 का कर रहा है। क्या है इसके प्रमुख निष्कर्ष, क्या है इसके प्रमुख निष्कर्ष है कि दीर्घकालिक अवधि में बात करें तो सर्वाधिक जो नुकसान में जो रहे देश हैं उसमें पहले नंबर पर डोमिनिका है, दूसरे पर म्यांमार है, तीसरे पर होंडुरास है। तीसरे पर कौन है आपके, होंडुरास है। तो पहले पर आपके डोमिनिका है, दूसरे पर म्यांमार है और तीसरे पर कौन है आपके, होंडुरास है। तो DMH करके एक नई वेरिएंट है, DMH11 अपने पढ़ा था साइंस एंड टेक के करंट अफेयर में, साइंस एंड टेक की जो क्लास में, रिवीजन क्लास में। तो डोमिनिका, म्यांमार और आपके होंडुरास। वर्ष 2024 में ये तो क्या गया 30 वर्षों का, ये तो क्या गया 30 वर्षों का। वर्ष 2024 में अकेले में देखें तो आपके सेंट विंसेंट वाला, ग्रेनेडा और चाड, इन 3 देशों में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत का क्या मामला रहा है, भारत पिछले 30 वर्षों में दुनिया में 9वां सर्वाधिक प्रभावित देश है, क्या है 9वां। और 2024 की बात करें तो आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में तीसरे स्थान पर है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर तो तीसरा आपने बताया नहीं, भाई सिर्फ आपदा से प्रभावित में कौन से पर है, तीसरे पर है। ओवरऑल में जो हम यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपदा से प्रभावित में भारत का स्थान यहाँ पर कौन सा रहा है, तीसरा स्थान रहा है। और 30 वर्षों की बात करें तो 9वां स्थान रहा है। ठीक है ना। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि जलवायु जोखिम सूचकांक निकालता कौन है, आप कहोगे जर्मन वॉच। कौन निकालता है, जर्मन वॉच। फिर आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा कितने इंडिकेटर, आप कहोगे 6। 6 में से जो सबसे ज्यादा जो है वो आपको किसको दिया गया, तो इकोनॉमिक वाले को, इकोनॉमिक में रिलेटिव वाले को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है।
फिर अपने कहा कि भाई पहले 3 जो है नुकसान में जो रहे देश है 30 वर्षों के हिसाब से बात करें तो कौन से रहे, तो मैंने कहा डीएमएच। डीएमएच मतलब कि डोमिनिका, म्यांमार और हंडरस, ठीक है। और फिर अभी इस बार वाले में बात करें तो ये कोई अलग से ही है, ग्रेनेड, चाड और पहले पर सेंट विंसेंट करके है। भारत का क्या मामला रहा है, भारत 30 वर्षों वाले मामले में 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। और यदि हम इस वर्ष की बात करें तो आपदा वाले में हम जो तीसरे नंबर पर रहे, ये तीसरा ज्यादा नहीं आ रहा क्या, एआई वाइब्रेंसी के अंदर भी तीसरा, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स, पावर के मामले में इंडिया का क्या स्थान है, तो इसको जारी किया लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, लोवी इंस्टीट्यूट। ये 7वां संस्करण था इस इंडेक्स का, एशिया पावर इंडेक्स का 7वां संस्करण था। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों की शक्ति का 8 विषयगत उपायों और 131 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करता है। अरे भाई इतनी ज्यादा डिटेल में करंट देने लग गए, तब भी दो तीन क्वेश्चन ये बाहर से निकाल ही देंगे, फिर में निकाल देंगे। लेकिन हमें हमेशा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। आप दुनिया की बातें सुनेंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि नोट्स में से नहीं आता, ये वो खूब सारी बातें। फिर भी मैं तो यही कहूँगा, उसके बावजूद यही कहूँगा कि आप यदि जो भी नोट्स, कोई भी नोट्स, फर्क ही नहीं पड़ता कौन से नोट्स, कोई भी किताब, कोई भी नोट्स जो भी पढ़ रहे हैं, भले ही मैं तो कह रहा हूँ आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, भले ही आप कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, भले ही आप आरबीएससी पढ़ रहे हैं, भले ही आप कोई से भी नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई सी भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें से जो आ रहा है क्या वो सारा सही करके आ सकते हैं, बस इतना सा खेल है। जो इस बात को समझ गया वो इस पूरे खेल के अंदर बाजी मार जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, हम कोशिश तो पहले ये करेंगे कि मैक्सिमम कंटेंट को हम यूं पढ़ लें कि हाँ भाई जिसको 3 बार एटलीस्ट रिवाइज किया जा सकता है, हम वो मैक्सिमम अपनी रेंज रख लें जिसको कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है, 3 बार। ऐसे तो मैक्सिमम रेंज रखने को पीआईबी के अंदर एक दिन में 40 आर्टिकल आते हैं, लेकिन हम वो मैक्सिमम रेंज रख लें जिसको 3 बार रिवाइज किया जा सकता है, और वो जो हमने रिवाइज किया है उसमें से 70-80% एक्यूरेसी आ जाए, दैट्स इट। बस ये है पूरी बात का सार। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई फ्री का इंटरनेट कीबोर्ड बना हुआ है, आराम से करते रहना कमेंट, ठीक है। चलो तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है, जो आपने मतलब अपने क्या कहा, कौन सा संस्करण है, 7वां। किसने जारी किया, लोवी इंस्टीट्यूट ने। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 27 देशों की में 8 विषयों के आधार पर और 131 संकेतकों का। अब ओवरऑल इंडिया की बात बताओ भाई। इसमें यह बताया गया पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत। लगभग वही स्थिति है जो कि ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में थी। पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत। निम्नतम स्थान किसका रहा है, पपुआ न्यू गिनी का। किसमें रहा है, पपुआ न्यू गिनी का, ठीक है। अच्छा किसको मापा गया, एशिया प्रशांत के, एशिया पैसिफिक। आप कहोगे एशिया के अंदर जो वो आपके यूएस से आता है क्या, अरे भाई एशिया में नहीं आता, लेकिन पैसिफिक कंट्रीज में तो आता है ना। पैसिफिक मतलब जो प्रशांत महासागर के आसपास है। कितने देशों को मापा गया, 27 को। तो इसमें सबसे लास्ट पे कौन आया, आपके पपुआ न्यू गिनी, 27वां स्थान आया, ठीक है। तो ये सब बातें अपन ने यहाँ पर की, ठीक है। अब अपना एक पेज बच गया, लास्ट पेज, चलो फटाफट निपटा देते हैं लास्ट पेज को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं युद्धाभ्यास की। सबसे पहले बात कर लेते हैं युद्धाभ्यास की। युद्धाभ्यास में से ये वाला जो युद्धाभ्यास है 100% याद रख लेना, उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है, हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर माऊ से याद रखना, यहाँ पर बात चल रही है मलेशिया की। बात किसकी चल रही है, मलेशिया की। हरि याद रख लेना, हरि किसको माना जाता है, हरि भगवान जो आपके विष्णु का अवतार माना जाता है क्या, मतलब भगवान जो है आपके इंडिया के लिए हरि शब्द यूज कर लिया। माऊ में याद रख लेना आपके क्या, मलेशिया। माऊ में क्या याद रख लेना, मलेशिया। MA मतलब मलेशिया, MA मतलब मलेशिया। आप क्या कंफ्यूज म्यांमार से तो नहीं हो जाओगे, नहीं सर उसके तो वाई से शुरू होती है। आप मॉरिशस से हो सकते हो क्या, सर हाँ हो तो सकते हैं, MAU उसका होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी चल रही है, आपके मलेशिया की चल रही है। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति, ये जरूर याद रख लेना। क्यों याद रख लेना, क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, सॉरी राजस्थान में हुआ है। इंडिया में तो वही, राजस्थान में हुआ है। किस प्रकार का अभ्यास है, तो ये थल सेना अभ्यास है। कहाँ हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है, ठीक है। 6 से 18 दिसंबर के बीच 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण था। इसमें पीआईबी के आर्टिकल को पढ़ते तो ये भी बताया गया कि डोगरा रेजिमेंट ने मुख्य रूप से यहाँ पर भाग लिया। पर अब इतना डिटेल में कौन याद करे यार, डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया, चलो ठीक है। हरिमाऊ शक्ति भारत मलेशिया के बीच में, कौन सी रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, लिख तो देता हूँ, क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। तो भारत और मलेशिया के बीच में थल सेना का अभ्यास है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ बीकानेर में, और इसका 5वां संस्करण था। इसका एक एक पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि राजस्थान भी है, दिसंबर भी है, डिफेंस टेक भी है, सब कुछ ही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आगे बात करें डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट है मतलब कि कहीं ना कोई है तो अरब कंट्री,
डेजर्ट साइक्लोन है तो कोई ना कोई क्या अरब कंट्री, बिल्कुल आपने सही परखा, यूएई, भारत और यूएई के बीच में। डेजर्ट है तो डेजर्ट तो धरती पर ही होगा, यानी कि थल सेना का, यानी कि थल सेना का। कहाँ हुआ इस बार? यूएई के अंदर हुआ। कौन सा संस्करण था? दूसरा था। कौन सा था? दूसरा था। तो डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण था जो कि यूएई में हुआ, और ये थल सेना के बीच, भारत और यूएई के बीच। आगे बात करते हैं एक्वावरीन। क्या बात करते हैं? एक्वावरीन। एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी वाले किसी देश के साथ हुआ होगा। किसके साथ हुआ है? पानी वाले किसी देश के साथ हुआ है। तो भारत और मालदीव, भारत और मालदीव। यहाँ पर आपको वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एक्वा है तो पानी में हुआ, नहीं, ये थल सेना का अभ्यास है। कैसा है? थल सेना का अभ्यास है। मालदीव अपने बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है ना, मालदीव। केरला के अंदर हुआ, 14वां संस्करण था। कौन सा था? 14वां। अभ्यास एकता। अभ्यास एकता भी भारत और मालदीव के बीच में हुआ, ये समुद्री अभ्यास है। अभ्यास एकता, ठीक है। एक्वावरीन में भी ई आ रहा है, एकता में भी ई आ रहा है, या फिर क्या, एक्वावरीन में आपको ए के से याद रख लेना और यहाँ पर एकता से याद रख लेना, ठीक है ना। तो दोनों में ई के से याद रख लेना। एक्वावरीन भी भारत और मालदीव के बीच में है, और अभ्यास एकता भी जो भारत और मालदीव के बीच में। ये थल सेना वाला है, ये समुद्री अभ्यास है। ये मालदीव के अंदर हुआ 8वां संस्करण, एक मतलब इंडिया में करा लिया, एक जो मालदीव में करा लिया, इसका 14वां संस्करण है। उसके बाद गरुड़ शक्ति। गरुड़ देखो याद रखना, वरुण, गरुड़ और आपके शक्ति, ये तीनों फ्रांस के साथ होते हैं। कौन कौन सा? वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों फ्रांस के साथ होता है। लेकिन गरुड़ प्लस शक्ति मिल गया, मैंने क्या कहा? वरुण एक अलग अभ्यास है, गरुड़ एक अलग अभ्यास है, और शक्ति एक अलग अभ्यास है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं गरुड़ शक्ति की। तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ संयुक्त विशेष बल अभ्यास, हिमाचल प्रदेश में हुआ, 10वां संस्करण। और अभी जो मैंने आपको बताया, वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों जो है किसके साथ में होते हैं? आपके फ्रांस के साथ में। वरुण जो पानी के देवता हैं, तो पानी मतलब कि जल सेना वाला होता है। गरुड़ जो है वायु सेना के प्रतीक है ही है, और शक्ति जो थल सेना का होता है, और होते तीनों फ्रांस के साथ में। तो गरुड़ 25 जो भारत और फ्रांस के बीच में वायु सेना का अभ्यास है, फ्रांस में हुआ, 8वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। तो आपको एटलीस्ट क्या याद रह जाता है? एटलीस्ट आपको जो याद रखना होता है वो ये है। और जो राजस्थान वाला, राजस्थान में जो हुआ है उसमें तो सब कुछ ही याद रखना है भाई। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और 5वां संस्करण, सब कुछ याद रखना है, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें संस्करण याद नहीं रखना है, याद रखना। मैं जो जो कहूंगा ना कि ये नहीं याद करना, वो पक्का पूछेगी, ध्यान रख लेना, वो पक्का पूछेगी आरपीएससी ठीक है। तो मैं यदि एक मुझे किस्सा याद आता है, वो हमारे एक साथी थे, वो बोले कि यार मैं ना दिल्ली कोचिंग करने गया, तो बोले कि, तो हमारे कोई गांव से एक व्यक्ति आए थे, वो बोले कि यार हमें उससे ना टीचर से मिलवा लो। यार क्यों मिलवाना है, वो कोई इतना अच्छा पढ़ाते तो है नहीं। बोले कि नहीं यार, उनसे ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशान लगा के लेके आने। तो मैं उनको ले गया, तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगा दिए। कह रहे यार यूपीएससी के अंदर कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कोई कैसे निशान लगा सकता है। तो उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवाया। क्या हाँ, अब इसका क्या करेगा? ये पढ़ने हैं कि नहीं नहीं, ये छोड़ने हैं। क्या करने हैं? ये तो छोड़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो जो कहूँ ना कि ये नहीं पढ़ने हैं, तो इसी का मान लेना ये तो पक्के पढ़ने हैं ठीक है। तो ध्यान रख लेना भाई आपके। कुल मिला के मजाक की बात ये है कि आजकल आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। एक समय था जब जो है हम सिर्फ इतना याद करते थे, दूसरा समय आया फिर हम ये भी याद करने लगे, है ना। उसके बाद में जो है अपन स्थान भी याद करने लगे, खासतौर पर राजस्थान में है। तो अब समय ये आ गया कि आपको संस्करण भी याद करना रहता है, और कभी और बुरा फंसाना हुआ फंसा भी सकते हैं। तारीख भी याद करवाई जा सकती है, तारीख भी याद करवाई जा सकती है। कौन सी तारीख को, जिसका कोई सेंस नहीं है, वो भी काम करवा लेते हैं ये लोग, ठीक है। चलो चलो अपने छोड़ो यार, अभी बुराइयों में कुछ नहीं पड़ा, अपने तो पढ़ाई करो। ऑपरेशन सागर बंधु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार मार्क लगा लो, इसके निशान लगा लो, इसके क्या कर लो, निशान लगा लो। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के अंदर ना दितवा साइक्लोन आया। अभी कौन सा साइक्लोन आया? दितवा साइक्लोन आया। कहाँ पर आया? श्रीलंका में आया। तो जो दितवा साइक्लोन आया, तो भारत ने अपनी तरफ से वहां के लोगों के लिए ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई, मानवीय सहायता बल जो भेजा। तो मानवीय सहायता बल जो भेजा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सागर बंधु। क्या नाम था? ऑपरेशन सागर बंधु। कहाँ भेजा? श्रीलंका में। इस चीज के लिए वहां पर दितवा साइक्लोन आया था। इसमें 4 युद्धपोत तैनात किए गए, और आईएनएस घड़ियाल, LCU 54, 51 और 57, 51, 57 और 54। ये क्या है? तो ये आपके लैंडिंग क्राफ्ट है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। ये क्या है? लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी क्या होता है? आप तो सीधे सीधे समझा दो। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि जल्दी से जो लोगों को यहाँ पर बिठा के जो दूसरी जगह पर अपन रिलोकेट कर सके। ये LCU है भारतीय नौसेना के पास, 51, 54 और 57, ठीक है। और इसके अलावा आईएनएस घड़ियाल, तो इसको यहाँ पर लगाया गया। किसमें? ऑपरेशन सागर बंधु में। किसमें? ऑपरेशन सागर बंधु में।
दो बातें और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो 34वीं बैठक हुई, कहां पर हुई, लंदन में, उसमें भारत 40वीं सदस्य परिषद के लिए चुना गया है, श्रेणी बी के अंदर 2026-27 के लिए। और यूनेस्को का 43वां आम सम्मेलन हुआ उज्बेकिस्तान में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। यूनेस्को का कौन सा सम्मेलन, 43वां, कहां पर हुआ, उज्बेकिस्तान में। इसमें भारत जो 25 से लेकर 29 तक की अवधि के लिए कार्यकारी बोर्ड में पुनः चुना गया है। तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर भारत चुना गया 25 से लेकर 29 तक, और ये उज्बेकिस्तान में हुआ, इस बार 43rd सम्मेलन था। और एक आपके जो है समुद्री संगठन की 34वीं बैठक थी। तो ये तो कौन सी बैठक थी, 34वीं, और ये कौन सी थी, 43। भारत दोनों के अंदर मेंबर बना है। एक तो क्या है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या है यूनेस्को, ठीक है। तो एक तो है IMO, उसकी तो 34वीं बैठक, और यूनेस्को की कौन सी बैठक, 43वीं बैठक। ये आपकी कहां पर हुई, लंदन में हुई। ये आपकी कहां हुई, उज्बेकिस्तान में हुई। इसमें जो भारत मेंबर बना है वो 26-27 के लिए बना है, इसमें 25 से 29 तक बना है, ठीक है। तो 34वीं बैठक IMO की लंदन में हुई और 26-27 के लिए बना है। इसमें 43वीं बैठक हुई यूनेस्को की, उज्बेकिस्तान में 25 से 29 तक बना है। अब लास्ट अपना पॉइंट रह गया IR के अंदर, और वो है इन अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में बात करें तो एक है आपके अलेक्जेंड्रे मुंतियानो यानू, क्या है, मुंतियानू, कहां पर, मालडोवा में, कहां पर, मालडोवा के अंदर। और क्या बने हैं, ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले वित्त सदस्य भी रह चुके थे, और ये अभी वित्त मंत्री भी रह चुके थे, और अभी ये क्या बने, वहां पर प्रधानमंत्री बने। कौन, मुंतियानू, कौन है ये, मुंतियानू। मुंतियानू का बस आप ऐसे याद रख लेना कि आपके जो है वो आपके मैं से मैं याद रख लेना, मैं से मैं याद रख लेना। मालडोवा के अंदर कौन, मुंतियानू, मालडोवा के अंदर कौन, मुंतियानू। और उसके बाद में आता है तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया ऐसा नहीं नाचने जैसा कुछ काम चल रहा है ना, गुल्लू गुल्लू कर दो तो कोई नाचने लग जाता है ना, कोई गुल्लू गुल्लू कर दो तो क्या करने लग जाता है, नाचने लग जाता है। तो गुल्लू नचेम्बा, कौन है, गुल्लू नचेम्बा, क्या करना का पड़ता है यार, तंजानिया। उसके बाद चेक गणराज्य के अंदर है आपके बाबिश, कौन है, बाबिश, आंद्रेज बाबिश, ठीक है। तो वो कह रहा है बस बेटा अब चेक कर लिया तेरे को बहुत, बस बेटा अब तेरे को क्या कर लिया, बहुत चेक कर लिया। तो बाबिश का याद रखना, कहां पर, चेक गणराज्य में। बोलीविया के अंदर है आपके रोड्रिगो पाज, बोलीविया में क्या है, रोड्रिगो पाज, ये क्या बने, राष्ट्रपति। आयरलैंड के अंदर बनी कैथरीन कॉनोली, कैथरीन कॉनोली, कौन जाव है, तो कैथरीन कॉनोली, कौन यादव है, कैथरीन कॉनोली, बोलो कौन यादव है, कौन यादव है, कॉनोली राष्ट्रपति बने। जोहर ममदानी USA के न्यूयॉर्क के मेयर बने। USA के अभी तक 112 मेयर रह चुके हैं, 112वें मेयर ये बने आपके, क्या नाम है, जोहर ममदानी। और एक है आपके ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इसी के अध्यक्ष बनेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, उसके अध्यक्ष बने कौन, ज्ञानेश कुमार। नियुक्तियों को देखो एक दो बार और पढ़ोगे तब जाके याद होंगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ओमान के साथ में और न्यूजीलैंड के साथ में अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो आपको याद हुआ होगा, है ना। यदि आपको लगता है कि याद नहीं हुआ तो एक बार मन ही मन सोच के देखेंगे ओमान के साथ कितनी प्रतिशत वस्तुएं अलाउ कर दी है और न्यूजीलैंड के साथ कितनी कर दी है। तो अपन कहेंगे उन्होंने तो अपने 100% कर दी, अपन ने उनकी कितनी कर दी, तो बोले ओमान के साथ 77% और न्यूजीलैंड ने कर दी है न्यूजीलैंड के लिए 70%। ओमान के अंदर हमने प्रोफेशनल वाली कुछ बात की थी, यहाँ पे प्रोफेशनल 90 दिन का था, 4 वर्ष कर दिया, और जो है वो 20% से 50% जो वो आपके ट्रांसफर वाला कर दिया इंटर कॉर्पोरेट वाले के अंदर, है ना। और इसके अलावा जो हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी यानी कि सर्विस सेक्टर उसके लिए 100% जो उन्होंने FDI अलाउ कर दिया। न्यूजीलैंड के अंदर अपन ने प्रोफेशनल जो आपकी उसकी जो हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं उनके बारे में कुछ बात की थी, है ना। एक तो वो आपके वर्किंग हॉलीडे वीज़ा वाला देखा था कि 1 वर्ष में आप कितनी भी बार यूँ जा सकते हो। एक अपन ने देखा था कि वो आपके वर्किंग प्रोफेशनल वाला देखा था। छात्रों में पहली बार जो छात्रों के लिए जो उन्होंने न्यूजीलैंड ने एग्रीमेंट किया है 1 सप्ताह में 20 घंटे काम कर सकते हैं, है ना। न्यूजीलैंड ने पहली बार हेल्थ को लेकर भी जो है किया है, और न्यूजीलैंड जो अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।